Okay, so today our topic is convection. अब हमने अभी तक जो है वो कंडक्शन के बारे में पता है, that is a mode of heat transfer. Now we have another mode of heat transfer that is called convection. और ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरीके से हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो क्या है, बहुत सारा पानी है। ये पूरा कंटेनर पानी से भरा हुआ है, सही है। अच्छा, अब होता क्या है, होता ये है कि हमने क्या किया हुआ है कि इस कंटेनर के नीचे जो है वो आग लगी हुई, यानी कि हीट एनर्जी इसको मिल रही है। क्या मिल रही है? हीट एनर्जी मिल रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये वाले जो पार्टिकल्स जो डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं हीट के साथ, ये वाले पार्टिकल्स, ये जो बॉटम वाले पार्टिकल्स है, ये क्या हो जाएंगे, हीट अप होना शुरू हो जाएंगे। हीट अप होना जब शुरू होता है तो हमें पता है कि जब भी टेम्परेचर किसी चीज का इंक्रीज होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है कि वो जो पार्टिकल्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मूव करने की वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स थोड़े करीब करीब थे वो अब थोड़े से दूर दूर हो गए, लार्जर डिस्टेंसेस पे आ गए, सही है। तो वो जो पानी की मॉलिक्यूल करीब करीब थे वो अब लार्ज डिस्टेंसेस पे चले गए, जिसकी वजह से जब पानी, समझो ये पानी, पहले पानी क्या हुआ था, ठीक है, पानी की ये मॉलिक्यूल जिस तरह असेंबल थे, अब हीट होने के बाद जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स ऐसे असेंबल होने शुरू हो गए, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ऊपर इन्होंने एक बात की थी, लेस डेंस और मोर डेंस। अब व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मीन्स कि अगर मैं लेमैन में बात करूँ, नॉर्मल इंसान की जबान में बात करूँ, तो भारीपन, सही है, या गाढ़ापन। अब मुझे पता है कि ये जो पानी है, जो इतना ज्यादा इसके मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं, तो यानी ये मुझे भारी या गाढ़ा फील होगा। जो जिस वाटर के मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर हैं वो मुझे लाइटर फील होगा, राइट। तो इसका एक तरह से ये मतलब है कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये लाइटर होंगे या लेस डेंस होंगे, और ये वाले जो पार्टिकल्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, मोर डेंस हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? ओके। अब मुझे ये पता है कि जो हल्की चीजें होती हैं वो ऊपर फ्लोट करती हैं, है ना। जो हल्की चीजें, यानी ये यहाँ पे जो लाइटर एटम्स हैं, जिन जो हीट एनर्जी की वजह से दूर दूर हो गए हैं, तो इनके अंदर क्या हो गई, ये जो इनकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से ये ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं दोनों साइड से, ठीक है। और जो ये जो बीच वाला पानी होता है, जो यहाँ जो ऊपर वाला पानी है, इसकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है, हाई होती है। हाई डेंसिटी का मतलब ये क्या है, भारी होंगे, या सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये गाढ़े होंगे, ठीक है। तो अब नीचे से जब पानी ऊपर जा रहा है तो ये जगह जो है, ये स्पेस जो है, ये स्पेस तो खाली हो जाएगी। ये स्पेस खाली हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होता है मेरे पास कि जो मेरे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है, आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा, अगर आपको लगता है आपके 9th के पेपर अच्छे नहीं गए, अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और फिजिक्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव
आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जैसे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये स्पेस क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ये स्पेस खाली हो जाएगी, ये नीचे वाली सारी स्पेस जो है, ये सारी स्पेस जब खाली हो जाएगी तो ये सारी जगह समझो कि मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए और ये सारी जगह खाली हो गई। ठीक है, ये खाली होने की वजह से क्या हुआ कि ये जो ऊपर वाले पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स अब नीचे ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। ये जो डेंसर पार्टिकल्स है वो नीचे आना शुरू हो गए, राइट। अब मुझे समझ में आती है बात कि ये जब भी मैं पानी बॉईल कर रही हूँ या चाय बना रही है, कुछ भी कर रही हूँ, तो ये जो पानी इस तरह से उबलने लगता है, मूवमेंट हो रही होती है, ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे इस तरह मूवमेंट आपको नजर आती है ना, इस तरह की वजह से साइडों से उठ के पानी बीच में आ रहा हो, साइडों से उठ के पानी बीच में आ रहा हो, तो ये बेसिकली नीचे से उठ के ऊपर आता है, और जो ऊपर वाला पानी होता है वो नीचे वाली स्पेसिस को फिल कर रहा होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जो हॉट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, ठंडे पार्टिकल नीचे आ जाते हैं, फिर वो दोबारा से गर्म होते हैं, फिर वो लाइटर होते हैं, इतनी देर में ऊपर वाले ठंडे हो जाते हैं, फिर ये दोबारा से इस तरह साइकिल चलता रहता है। तो दिस बेसिकली इज व्हाट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक है, अब जरा हम दोबारा से आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू बल्क मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन फ्लूइड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो अब ये जो मॉलिक्यूल जो गर्म वाले थे वो ऊपर गए, ठंडे वाले नीचे आए, फिर उनमें हीट ट्रांसफर हुई, फिर दोबारा से वो ऊपर गए। तो ये बेसिकली हीट ट्रांसफर का मेथड है, राइट। तो ये वाली हीट ट्रांसफर जो किसी बल्क मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। क्लियर? अच्छा, you can also define it as convection is the transfer of heat energy due to the transfer of the fluid itself. Okay, हमें समझ में आ रही है कि फ्लूइड नीचे से बिल्कुल डिस्प्लेस होके ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड हो रहा है, तो ये कन्वेक्शन है मेरे पास। ऑलराइट, अच्छा। Convection only takes place in liquids and gases. We have to make sure कि convection सिर्फ और सिर्फ liquids और gases में नहीं, तो obviously अगर किसी में solid को गर्म करती हूँ तो solid तो नहीं नीचे से ऊपर आता ना, solid के particles तो एक जगह पे fix होते हैं, तो solid के लिए ये चीज़ apply नहीं होती, but this is applicable for liquids and gases. Okay? अच्छा, it cannot take place in solids. Only take place in liquids and gases, cannot take place in solids. Alright? Experiment है कि as illustrated in the figure 10.10, put some potassium permanganate crystals in the potassium permanganate crystals in the bottom of the beaker filled with the water. ठीक है, आपने एक वाटर है, एक बीकर फिल हुआ हुआ है, उसके अंदर आपने पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल्स डाले। ठीक है, एक केमिकल है, उसकी क्रिस्टल्स आपने डाले, क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आता है। A stream of potassium permanganate travels up and produces a convectional current when the beaker is heated. अब होता क्या है, ये पिक्चर अगर थोड़ी सी नजर आ रही हो, इस पिक्चर में क्या बता रहे हैं? इस पिक्चर में ये बता रहे हैं कि जो आपका ये एरोज आपको नजर आ रहे हैं, इन एरोज में बेसिकली अगर मैं थोड़ा गौर करती हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा सा मुझे धुआं धुआं टाइप नजर आ रहा होता है। ये क्या है बेसिकली, ये बीच में इन्होंने क्रिस्टल्स डाले थे परमैंगनेट के। ठीक है, इन क्रिस्टल्स ने क्या किया, इन क्रिस्टल्स ने, ये क्रिस्टल जो हैं वो जब ये इनके अंदर से, जब ये सॉलिड था, तो सॉलिड जब मेल्ट होने लगा गर्म पानी में, तो इसके अंदर से जो जो इसका पानी, जो इसका पानी कलर्ड होता है, या यू कैन से कि जब मेल्ट हुआ तो ये बेसिकली पोटेशियम परमैंगनेट आई गेस पर्पलिश कलर का होता है, राइट। तो ये मेल्ट हुआ तो इसके ये पानी में मिला, तो ये जो इसके जो नीचे हीटेड पार्टिकल्स है वो पानी में ऊपर ट्रेवल करते हुए हमें नजर आ रहे थे। ठीक है, ये ट्रेवल करते हुए ऊपर नजर आ रहे थे, और ऊपर से फिर जो दूसरे पार्टिकल से पानी, साफ पानी, वो नीचे आता हुआ नजर आता था। अब ये चीज हम ऑब्वियसली जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हमें इस तरह समझ में नहीं आएगी, बट एक आइडिया दिमाग में बंदा लेके आए तो समझ में आता है कि इस तरीके से आपकी जो वाटर है वो उसकी मूवमेंट हो रही होती है, और ये चीज हमें
विजिबल होती है अगर हम इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। Water at the bottom of the beaker heats up, it expands, becomes less dense. This less dense water rises up and transfer heat energy from the bottom to the top of the container. Then cold water flows downward from the sides and replaces the hot water. This process continues at heat continuously transfer due to the continuous flow of the fluid. ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी। अब एक और एग्जांपल एट होम टू अंडरस्टैंड इट हम क्या कर सकते हैं। You can perform another experiment at home to understand the convection process as shown in the figure 10.11. Take blue and red food colors, ठीक है। फूड कलर्स घर में होते हैं लोगों के, जर्दे का रंग ले सकते हैं या कोई भी केक्स में लोग फूड कलर्स डालते हैं, तो किसी के घर में अगर हो तो यूज ब्लू फूड कलर टू मेक ब्लू कलर आइस क्यूब्स। नाउ टेक वाटर इन ट्रांसपेरेंट bowl or box to and put ice cubes on one of its sides। ठीक है, क्या किया आपने, आइस क्यूब्स में फूड कलर डाल के ब्लू कलर के आइस क्यूब्स बनाए और उनको साफ वाटर में उसको आपने रख दिया। Add warm water on the other side. Place the ink pot filled with red food color on the warm side at the bottom of the container. You will see that the red food color on the warmer side will rise first, and then it will move towards the cooler blue ice side, and cold water being denser sinks and it left its place filled by the red color water। ठीक है, होगा क्या, आपने एक जगह जो है यहाँ पे आइस क्यूब डाला है और ये आपका एक रेड इंक पॉट है। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे होता है, अभी हीट होने की वजह से पहले ये इंक पॉट, बिकॉज आइस आपकी ऑलरेडी ठंडी है तो इसके अंदर अभी हीट आने में अभी टाइम लग रहा है। लेकिन ये जो पॉट था रेड कलर का, ये पहले हीट अप होके और ये ऊपर चला जाना शुरू हो गया। ठीक है, इसका जो पानी है वो डेंस हो गया, लेस डेंस हो गया, पानी इसको ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दिया और इसकी जगह जो है वो कोल्ड वाटर ने ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आइस वाली जो पानी था वो गर्म होने लगा तो वो ब्लू कलर भी ऊपर फ्लोट करने लग गया। ठीक है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड शोज द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपल आपके पास एक एक्सपेरिमेंट का तरीका है अगर आपको घर में इस चीज को चेक करना है तो। नाउ कन्वेक्शनल एंड मरीन लाइफ। कन्वेक्शन और मरीन लाइफ का क्या रिलेशन है आप में। ठीक है, मरीन लाइफ इज जो समुद्री जिंदगी होती है उसमें, और आपकी जो कन्वेक्शन है इसके अंदर क्या रिलेशन है, या इसमें किस तरीके से आप जो है ना वो क्या सिग्निफिकेंस है उसकी वहां पे। ठीक है, convection and marine life. Convection is a crucial process that helps support marine life in the oceans. It involves the movement of seawater driven by differences in temperature and salinity across the globe as shown in the figure। अब होता क्या है कि ये किस चीज में हेल्प करता है, ये इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सी वाटर की मूवमेंट में हेल्प करता है, ड्रिवन बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड सेलिनिटी अक्रॉस द ग्लोब। जो हमारे जो सी में जो पानी मुसलसल बह रहा होता है, मतलब इट्स देयर इज नो स्टार्ट कि कहीं से स्टार्ट हो रहा है तो वो बहता जा रहा है, वो एक स्टेगनेंट जगह पे खड़े होके भी बार बार आगे पीछे फ्लोट कर रहा होता है। तो ये क्या वजह है, कैसे सारा कुछ होता है, ये बेसिकली कन्वेक्शन का इसमें बहुत डीप एक साइंस है, अगर थोड़ा सा आप लोग इस चीज को समझे। क्या कह रहे हैं कि सॉल्टी वाटर इज डेंसर देन फ्रेश वाटर, राइट। In some areas, seawater becomes saltier and denser, especially where a lot of water evaporates due to hot weather. Warm water is less dense than cold water. When the sun heats the surface of the ocean, the water at the surface becomes warmer and less dense. This warm water rises and spreads out across the surface. Cold water is denser than warm water. फिर क्या करते हैं, when in polar region the seawater cools down and become denser, causing it to sink the ocean depths. The movement of water cause conventional currents. Upward movement of seawater is called upwelling and downward movement of seawater is called downwelling as shown in the figure। अच्छा, होता क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। सिंपल सी चीज क्या है कि जो ये वाली जो एग्जांपल है अपलिंग एंड डाउनवेलिंग, ये तो नॉर्मल एग्जांपल है। ये देखो इस तरह के एरोज आ रहे हैं ना नीचे की तरफ, ये तो जो हमने अभी ऊपर एग्जांपल्स पढ़ी तो नॉर्मल वही है कि जो हॉट वाटर होगा वो नीचे वो ऊपर आ जाएगा और जो कोल्ड वाटर होगा वो नीचे आता रहेगा, राइट। क्योंकि जो ठंड है वो सीधा ऊपर पड़ रही है तो उसकी वजह से ऊपर कोल्ड वाटर है, नीचे जो है वो गर्म अगर होगा तो फिर वो ऊपर जाएगा और कोल्ड वाटर नीचे आता रहेगा, राइट। ऊपर इन्होंने ये बात की है कि ये नीचे वाला टेम्परेचर की वजह से ऊपर वाला सैलिनिटी मीन्स सॉल्ट।
सेलिनिटी का क्या मतलब होता है? सेलिनिटी का मतलब होता है सेरेनिटी या सॉल्टिनिटी। ये क्या होती है? बेसिकली आपकी सॉल्ट की प्रेजेंस की बात हो रही होती है कि सॉल्ट कितना मौजूद है। सही है। तो जो जहां ज्यादा सॉल्ट होगा वो ज्यादा वो पानी जो है वो डेंसर कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है पानी में कोई हम एक्स्ट्रा चीज डालेंगे तो पानी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो वो जो डेंसर पानी होता है वो ज्यादा से ज्यादा बाहर आ रहा होता है, और जो लेस डेंस पानी होता है वो बाहर की तरफ आ रहा होता है, साफ पानी आ जाता है, और जो गाढ़ा पानी होता है वो अंदर चला जाता है। ठीक है, मतलब एक तरह से एक फ्लो ऑफ वाटर बता रहे हैं इसके अंदर। इसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आपको ग्रेडियंट समझ में आता है अगर आप लोगों को, या क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन में फर्क। आई गेस कंसंट्रेशन वुड बी मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है, तो वी नो कि लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हमेशा चीज ट्रेवल करती है। तो ये जो पानी सारा समंदर पूरी दुनिया में जो ट्रेवल करता है ना, वो बेसिकली इन बेसिस के ऊपर करता है। सिंपल। ठीक है। ओके। अच्छा, अब इसकी वजह से होता क्या है, ये अपवेलिंग और डाउनवेलिंग की वजह से हमें बेनिफिट क्या होता है, ये सी वाटर को, सी एनिमल्स को, वो क्या होता है, फायदा क्या होता है? Upwelling typically occurs along coastlines where wind blow parallel to the shore. As surface water is pushed away from the coast, it is replaced by water rising from below. वही वाली बात. This deeper water is usually colder than and richer in nutrients, containing nitrogen, phosphate, and organic material as compared to the surface water. Phytoplankton, a tiny plant-like organism, use these nutrients and sunlight to grow and multiply, shown in the figure. Phytoplankton is food source for many creatures from small to large. अब ये फाइटोप्लैंक्टन एक तरह का प्लांट होता है। ठीक है, क्या होता है? एक तरह का प्लांट होता है। अब ये कैसे ग्रो करता है? प्लांट होता है या एक ऑर्गेनिज्म है? इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, मल्टी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो ये होता क्या है कि ये सनलाइट से और जो मिनरल्स उसको वाटर में मिलते हैं उससे ग्रो करता है। तो वो मिनरल्स जो डेंसर वाटर होता है उसके अंदर से उसको मिनरल्स मिलते हैं, राइट, जो कि डीप सी में चले जाते हैं। सरफेस पे जो है वो लेस डेंस पानी होता है, अंदर की तरफ मोर डेंस पानी होता है। तो वो क्या करता है, उसमें से ग्रो होता है, और वो उसकी ग्रोथ की वजह से जो मेरीन लाइफ, मेरीन एनिमल्स है, मेरीन जितनी भी लाइफ है, वो उससे सस्टेन करती है। यानी कि वो उसको फीड ऑन करके उससे वो प्लैंक्टन, मैंने बताया जिस तरह ऑर्गेनिज्म है, बट इट्स मोर लाइक अ प्लांट, सी प्लांट। ठीक है, तो वो उसको खा के जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक बंदा तो समंदर में जाके वो फूड, फिश फूड नहीं डालता। समंदरों में तो अक्सर लोग नहीं भी डालते। तो वहां जानवर जिंदा कैसे होते हैं? वो क्या करते हैं, वो इन्हीं जो सी प्लांट्स होते हैं या सी वीड्स भी कहते हैं इनको, उन पे ये लोग गुजारा करते हैं। तो जब तक के वाटर की डेंसिटी में फर्क नहीं आएगा तब तक आपके पास वो मिनरल्स नहीं आएंगे। मिनरल्स नहीं आएंगे तो आपका वो फाइटोप्लैंक्टन ग्रो नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इट्स बेसिकली अ सोर्स ऑफ फूड, और इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज इजी इन द मरीन लाइफ। सेकंड क्या कह रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। मेनी एनिमल्स लाइक फिश नीड ऑक्सीजन, फिश नीड्स ऑक्सीजन टू लिव। Most oxygen is dissolved in top water exposed to the air. Convection causes this water to go deep in the flow. अब क्या होता है कि जो मरीन एनिमल्स है ऑब्वियसली उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। तो जो सरफेस वाला पानी होता है उस पर डायरेक्ट ऑक्सीजन से कांटेक्ट होता है, तो वो ज्यादा उस वहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर कन्वेक्शन की वजह से जब नीचे वाला पानी ऊपर आता है, गर्म पानी ऊपर आता है, और जो ठंडा पानी ऊपर सरफेस पे वो जब अंदर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जो डेंसिटी की वजह से नीचे जाता है, अंदर जाता है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा मौजूद होता है। तो उसकी वजह से वो ऑक्सीजन जैसे कि एक तरह से हवा से कलेक्ट करके फिर अंदर लेके जाके एनिमल्स को दे रहा है। फिर दोबारा जो ऊपर पानी होता है वो ऑक्सीजन हवा से लेके फिर वो दोबारा अंदर की तरफ जा रहा है, और जो मेरीन लाइफ है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट कैसे होती है? हीट डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरह होती है कि वार्म वाटर ऊपर से रहते हैं, ठंडा पानी वापस आता है, फिर दोबारा से साइकिल चलता रहता है। ड्यू टू अपवेलिंग वार्म वाटर राइजेस अप एंड टेक्स हीट टू द टॉप. Convection distribute heat throughout the ocean. This helps to stabilize the temperature. Also, the movement of warm and cold water around the globe affects the climate pattern, which can affect habitats of the marine life. Simple सी बात है कि हीट, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर जब आपस में जगह रिप्लेस करते रहेंगे तो एक टेम्परेचर भी स्टेबल होगा, और उसका बाहर का इन्वायरमेंट भी, बाहर का टेम्परेचर भी चेंज होगा, और
जो आपकी मेरीन लाइफ है ना वो बहुत ज्यादा ठंडे पानी में रहेंगे ना वो बहुत ज्यादा गर्म, क्योंकि वो और कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। तो एक नॉर्मल स्टेबल टेम्परेचर आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अ, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस चीज को देख लेते हैं। Rubber is generally a better insulator than air. Rubber has a lower thermal conductivity than air, meaning it can reduce the transfer of heat energy more effectively. Rubber has tightly bound electron which helps to resist transfer of heat. Rubber can resist the flow of heat energy about 4 to 8 times better than air. इसमें सिंपल रबर की बात बताइए कि जो रबर होता है, रबर मटेरियल होता है, वो इंसुलेटर होता है, यानी कि वो हीट कंडक्ट नहीं करता। ठीक है। तो एयर फौरन से हीट, यानी कि अगर आग लगी हुई है तो हवा आपकी गर्म हो जाती है फौरन। लेकिन अगर रबर को आप एक एंड से रबर आपने एक आग में डाला, एक दूसरे एंड से पकड़ा, तो वो हीट ट्रांसफर ही नहीं होती, आपको हीट फील ही नहीं होती उसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आपके पास जो है वो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में क्या होता है? ब्रीजेज यानी कि हवा को कहते हैं, ठंडी हवा को कहते हैं। Breeze continuously blow on the coastal areas due to convection. Breeze during the day is called sea breeze and during the night is called land breeze. याद है हमने लास्ट टाइम ये किस जगह पे हमने बात की थी? ऊपर एक कहीं हमने ये बात की थी कि जो आपका, हाँ, वाटर की स्पेसिफिक हीट की हमने बात की थी। तो इसकी वजह से ये जो सी में जो गर्म हवा होती है वो लैंड की तरफ जाती है, सॉरी, सी में जो ठंडी हवा होती है लैंड की तरफ जाती है, लैंड से गर्म हवा सी की तरफ आती है। इस तरीके से जो है वो सी ब्रीजेस एक्यूमुलेट होते हैं। सही है। सी ब्रीज यानी ठंडी हवाएं, समुद्री ठंडी हवाएं जो है वो लैंड की तरफ जा पाती हैं। सी ब्रीज में देख लो वही वाली बात लिखी जो हमने पढ़ी थी। ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप क्विकली देन द सी ड्यू टू इट्स लो स्पेसिफिक हीट, therefore air above the land becomes hot, expands and becomes less dense. This hot air above land rises up and cool air above sea move towards the land to fill the gap. ये एग्जैक्ट वही चीज है जो हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। लैंड ब्रीज क्या कह रहे हैं? एट नाइट द टेम्परेचर ऑफ द लैंड क्विकली फॉल्स इन द वाटर। अब लैंड उसमें रात के वक्त क्योंकि सूरज चला जाता है तो हमारी जो लैंड होती है वो ज्यादा, उसका टेम्परेचर गिरने लगता है, यानी हीट उसमें से निकलने लगती है। तो उस वजह से क्या होता है कि रात को लैंड ठंडी हवा निकालता है, लेकिन सुबह जो है वो सी से मुझे ठंडी हवा मिलती है। ठीक है। पढ़ लें अगेन। एट नाइट टेम्परेचर ऑफ द लैंड क्विकली फॉल्स इन द वाटर। वाटर कैन मेंटेन इट्स टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कहाँ है? Due to its high specific heat capacity. Due to this, air above the sea is hotter than the air above the land. Therefore, the hot air above the water rises up and cool air from the land moves towards the sea to fill the gap. Normal. जो हमने ऊपर पढ़ा उसी की opposite बात की। These breezes continuously blow across the coastal areas and help to maintain moderate climate there as shown in the figure। जो मैंने बताया था कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो ना बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं ना बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है उनका। So these natural wind patterns help to cool coastal areas during the day and moderate temperatures at night, resulting in the more temperature and stable climate. Sea breezes carry the moisture from the ocean, influencing coastal humidity and precipitation patterns. This continuous blowing of breezes exchange gases from land to sea and sea to land and prevent the stagnancy of gases in the region। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक मिनट। This continuous blowing of breezes exchanges gases from the land to the sea and from sea to the land, prevents stagnancy of gases in this region। यानी कि वहां गैसेस स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है? ये जो आपके पास इन्होंने वर्ड बोला है, स्टेगनेंसी। स्टेगनेंसी का मतलब होता है स्टिल, यानी कि कोई चीज रुकी हुई हो, कोई चीज स्टिल हो। ठीक है। तो गैसेस की स्टेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, यानी कि गैसेस उस जगह पे अटकी नहीं रहती, वो फैलती रहती है। ठीक है। ये आपसे वो बात कह रहे हैं। अच्छा, नाउ नंबर सी इज थर्मल एंड बर्ड्स फ्लाई। अब ये क्या होता है? ड्यूरिंग द डे सन हीट्स एंड the land unevenly. Dark and concrete structures absorb more heat than other areas like grass or water. Therefore,
क्या कह रहे हैं, पहली लाइन का क्या मतलब है कि जो सी हीट होती है, जो सन हीट होता है, वो क्या कहते हैं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी हमें ये पता है कि जो डार्क कलर की चीजें होती है वो हीट एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, और जो लाइट होती है वो नहीं करती। तो ग्रास और वाटर जो है वो बनस्बत बाकी डार्कर चीजों से वो कम हीट एब्जॉर्ब करता है, राइट। Therefore, air above hot areas become less dense and rises from the ground. Air above hot areas become less dense and rises from the ground. This rising hot air surrounds by the cooler air around it forms an air column called thermal. ये देखो, वही वाली बात है सिंपल, कि जो हॉट हवा होती है, ये हॉट हवा होती है, ये ऊपर जाती रहती है, और जो कूल हवा होती है, जो ठंडी हवा होती है, वो क्या हो रही होती है, नीचे आ रही होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, इस चीज को, इस पैटर्न को मैं क्या बोलती हूँ, थर्मल बोलती हूँ। Birds like eagle and hawks and vultures etc. are expert thermal riders. अब ये thermal riders बड़े expert thermal riders होते हैं, मतलब these birds have large and wide wings. They spread their wings and tilting them slightly upward, they ride on this rising air thermals as shown in the figure. To stay within the thermal and in this rising air, they fly in circles. हमने देखा होगा अक्सर चीलें जो है वो सर्कल्स में मूव करती हैं, ऐसे बड़ी बड़े बड़े राउंड लगा के ऐसे सर्कल्स में आती है। वो बेसिकली क्या है कि वो हॉट एयर के साथ साथ जा रही हैं और वापस उसके साथ जो है आपके कोल्ड एयर के साथ आ रही है, यानी कि एक तरह से एक सर्कुलर मोशन में वो ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है। To stay within the thermal in this rising air, they fly in circles. They glide between thermals and maintain their high altitude without flapping their wings for a longer period of time. You might have seen कि जो आपकी क्रोज होते हैं, कौवे जो होते हैं, वो कैसे करते हैं कि उनके जो विंग्स होते हैं वो फ्लैप होते रहते हैं, यानी कि वो बार बार पर मार रहे होते हैं अपने हवा में। लेकिन जो चीले होती हैं उनके एक ही दफा विंग्स खुले हुए होते हैं और वो इतनी लंबी लंबी उड़ाने वो ले लेते हैं बगैर दोबारा फ्लैप किए, राइट। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड देम कि उनकी डेंसिटी के साथ वो फ्लो करते हैं, लेस डेंस हो जाते हैं तो वो हॉट एयर में रहते हैं तो आराम से उड़ जाते हैं, फिर आराम से नीचे आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से वो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं ह्यूरिकेन्स एंड साइक्लोन्स। अब ये चीजें क्या है, ह्यूरिकेन्स तूफान को कहते हैं, साइक्लोन भी तूफान को कहते हैं। Hurricanes from over warm ocean waters अच्छा, ह्यूरिकेन्स कहाँ बनते हैं, ह्यूरिकेन्स फॉर्म ओवर वार्म ओशन वाटर, जो गर्म ओशन का पानी होता है वहां पे ये ह्यूरिकेन्स बनते हैं। द वार्म वाटर causes evaporation and this moist air rises due to convection, जो हमने अभी बात की थी, पीछे सारी बातें हम कर रहे थे। As it rises, it cools and forms clouds through dense condensation. क्या करते हैं कि जो गर्म ओशंस होते हैं वहां पे क्या होता है कि जो गर्म पानी होता है वो हवा में इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने की वजह से वो क्या करते हैं कि वो वहां की कूल डाउन होके और कंडेंस क्लाउड्स बन जाते हैं थ्रू कंडेंसेशन, कंडेंस होके क्लाउड्स बना लेते हैं। दिस कंडेंसेशन रिलीज latent heat which warms the surrounding atmosphere, making the air there lighter. उस बादल में से हीट निकल रही है और जो सराउंडिंग में एयर है वो क्या हो रही है, लाइट हो रही है। As a result, the air continues to rise, lowering the atmospheric pressure of its surface. This decrease in pressure increases the rate of evaporation, causes more warm water, moist air from oceans to move up. The Earth's rotation causes this rising air to spin, forming a cyclonic system. ठीक है, सिंपल आपके पास क्या होता है, पानी होता है, ये समंदर होता है, सिंपल, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या आने लगते हैं इसके अंदर, ऐसे गोले बनने लगते हैं, गोले बनने लगते हैं, गोले बनने, और वो बहुत अजीब सा गोला सा एक बनने लगता है और पानी के नीचे भी जाता है और पानी के ऊपर हवा का इस तरह से वो बन रहा होता है। देखा होगा ना, कार्टून्स वगैरह में देखा होगा। तो ये जो ऊपर जिसकी वजह से, अच्छा ये गोल जो घूम रहा है ना, गोल घूमना है इसकी किसकी वजह से, कि अर्थ जो है आपका, अर्थ इस तरीके से आपका घूम रहा होता है। अर्थ तो सर्कुलर मोशन में होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये एयर जो है वो गोल गोल होना शुरू हो जाती है, वरना स्ट्रेट लाइन में होती, सही। तो ये अर्थ और उसी की वजह से आपका जो पानी होता है वो पानी भी सारा जो है वो इस तरीके से मूव करने लगता है। तो ये बेसिकली दिस इज द वे हाउ द साइक्लोन इज फॉर्म, किस तरीके से साइक्लोन्स आपके पास आते हैं, ये उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। As a system gathers strength, it can develop into a hurricane with high wind speeds. See? Okay, so that's all for this one.